सभी को प्रणाम। आज हमारी पहली क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो आज हम थोड़ी कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है, हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग जिसमें 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखनी है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है टीचिंग के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारा सेकेंड टॉपिक होगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स की, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। और साथ ही साथ क्या देखेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, किसी ने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है? ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। फिर आएगा मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, और साथ ही साथ ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स के बारे में। ऑनलाइन मेथड्स में हम लोग देखेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक के बारे में। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इवेल्युएशन सिस्टम, जिसमें आएंगे एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम्स। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपके मेन सिलेबस में दी नहीं गई है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर साल थोड़े थोड़े ऐड होते रहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से पीपीटी बनाई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इन्वॉल्व्स अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, लीडिंग टू चेंजेस इन बिहेवियर। मतलब शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच एक व्यक्तिगत संबंध शामिल है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब एक रिलेशनशिप है अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है या बिहेवियर चेंज होता है, किसका चेंज होगा? स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होगा, उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टीचिंग हो गया। एप्टीट्यूड क्या होता है? इट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की जो एक स्वाभाविक क्षमता होती है, उसको एप्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा? इट इज द नेचुरल एबिलिटी टू टीच, यानी शिक्षण योग्यता क्या है? सिखाने की स्वाभाविक क्षमता को बोला जाता है। ठीक है, टीचिंग है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है उसके बिहेवियर में, मतलब उसका बिहेवियर है वो अच्छा हो जाता है टीचिंग की वजह से। एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज को करने की जो एक स्वाभाविक क्षमता होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी टू टीच। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवधारणा के बारे में। इसमें क्या क्या चीजें आती है, ध्यान देंगे सभी लोग। पहला है डायनेमिक प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग इज एन इवॉल्विंग एक्टिविटी शेप्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। मतलब एक सामाजिक और मानव कारकों द्वारा आकार की एक विकसित गतिविधि है। डायनेमिक प्रोसेसेस को इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि टीचिंग हो रही है हमारी ऑनलाइन माध्यम से, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे लास्ट में, जो हमने पढ़ा आज। और आप भी मुझसे क्वेश्चन करोगे अगर आपको किसी चीज में डाउट होगा। मतलब निरंतर एक गतिशील प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं भी आप लोगों को फीडबैक दूंगी कि आपको क्या जरूरत है,
क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप में, या आप भी मुझे फीडबैक दे सकते हो क्लास के बाद कि मुझे अपनी टीचिंग में क्या सुधार करने की आवश्यकता है जिससे क्लास और ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी एक डायनेमिक प्रोसेस है टीचिंग। ठीक है, अब ट्रेडिशनल व्यू क्या है इसका, टीचिंग वॉज कंसिडर्ड अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम, यानी जो पारंपरिक दृश्य है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, उसमें क्या है, शिक्षण को कक्षा में निर्देश देने की एक प्रक्रिया माना जाता है। जैसे पुराने समय में अगर हम बात करें, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो हमारा एक टीचिंग मेथड है, इसमें बस लेक्चर देना होता है, टीचर को बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है टीचर स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है कि बस आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा आपका आपस में संवाद नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रही है। तो ये एक हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, यानी जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अब मॉडर्न व्यू क्या है टीचिंग का, टीचिंग इज नाउ अबाउट फैसिलिटेटिंग नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, आधुनिक दृश्य के हिसाब से क्या बोला गया है कि शिक्षण अब ज्ञान, कौशल विकास और सामाजिक अनुकूलनशीलता को सुविधाजनक बनाने के बारे में है। मतलब कि जो भी सारी कह सकते हैं कि जितना भी ज्ञान है वो अच्छे से बच्चों को दिया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट हो और सोशल एडेप्टेबिलिटी भी हो। ये है हमारा मॉडर्न व्यू। पहले के समय में क्या था कि बस आपको अपने जो आता है वो आपने बच्चों को करवा दिया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, फोर्थ क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच। टीचिंग इन्वॉल्व्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स, लर्नर्स एंड करिकुलम। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है जिसमें क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं और शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम की एक अच्छी तरह से संगठित बातचीत शामिल है। मतलब कि अब जैसे अभी हम लोग बात करें तो अभी हम क्या है, अभी टीचर मैं हूँ, आप लोग लर्नर्स हो, और हमारा एक सिलेबस है, करिकुलम है, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, मतलब इसमें सारी चीजें हैं, टीचर भी है, लर्नर भी है, एक हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, पांचवा है एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव्स, यानी विशेषज्ञ के परिप्रेक्ष्य से। टीचिंग इज सीन एज अ वे टू स्टिमुलेट, गाइड एंड एनकरेज लर्निंग बाय एक्सपर्ट्स। शिक्षण को विशेषज्ञों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। मतलब यहाँ पे विशेषज्ञ कौन हो जाएंगे, विशेषज्ञ हो जाएंगे कि जिससे आप सीख रहे हैं, उसमें टीचर भी आ सकते हैं, या किसी और व्यक्ति से आप इनफॉर्मल तरीके से अगर एजुकेशन ले रहे हो तो वो भी आपका एक एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, वही आपको सारी चीजें करवाएगा, जो भी आपका कह सकते हैं कि जो भी आपको स्टिमुलेशन दिया जाएगा, जो भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, या आपकी जो लर्निंग है उसको एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। हमने क्या क्या देखा, डायनेमिक प्रोसेस है, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट देखा, मॉडर्न व्यू पॉइंट देखा, सिस्टमेटिक एक अप्रोच है जिसमें तीनों चीजें आती है, टीचर, लर्नर और करिकुलम। एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, जो भी आपका पढ़ाई का जितना भी सारा काम होता है वो सारा उनके द्वारा देखा जाता है, या उनके द्वारा आप लोगों को कराया जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवधारणा क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के। तो पहला है इम्पार्ट नॉलेज, टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी सामाजिक और मानव कारकों द्वारा आकार की गई एक विकसित गतिविधि है। नहीं, ये गलत इसमें हो गया है, ये जो हिंदी आ रही है यहाँ पे ये पिछली वाली स्लाइड की है, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, इसको मैं सही करके कल बता दूंगी। ठीक है, यानी क्या है कि जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनको जो बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है और जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करवाए जाते हैं, यानी जो भी नॉलेज टीचर के पास है वो अपनी सारी नॉलेज किसको देता है, लर्नर्स को देता है। ठीक है, दूसरा है डेवलप स्किल्स टू एनहांस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज, यानी जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है और जो प्रैक्टिकल एबिलिटीज है, उन सभी को इसमें विस्तार किया जाता है, उन सभी को बढ़ावा दिया जाता है टीचिंग में। ठीक है, अगला है शेप एटीट्यूड्स,
टू फॉस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, यानी जो छात्र हमारे होंगे उनमें एक सकारात्मक एटीट्यूड का निर्माण करना, और जो हमारे अच्छी शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा होती है, उसका बच्चों में प्रसार करना। ठीक है। चौथा है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग टू प्रमोट एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब बच्चों में ऐसी स्किल्स डेवलप करना जिससे वो अपनी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है या जो भी उनके जीवन में आगे समस्याएं आने वाली है, पढ़ाई से रिलेटेड है या उनके अपने निजी जीवन से रिलेटेड है, उन सारी चीजों को वो सॉल्व कर पाए। उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, प्रमोट करना। ठीक है। इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू मोटिवेट लर्नर्स टू कंटिन्यू गेनिंग नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि आपको बच्चों को क्या है, मोटिवेट करना है कि जितना भी उनका जीवन है वो जीवन पर्यंत सीखते रहे, क्योंकि सीखना हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है हमने कोई डिग्री हासिल कर ली, कोई डिप्लोमा कर लिया तो हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। हम लोग लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, अपने पूरे जीवन में सीखते रहते हैं। ठीक है। तो इस चीज के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि आप अपने पूरे जीवन काल में सीखते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अगला है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहला है इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, जैसे हमने पहले पढ़ लिया था, यह एक गतिशील वातावरण में होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अभी हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, अपनी नोट्स कर रहे हो, आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर दूंगी, या आप लोग फीडबैक दोगे या मैं फीडबैक दूंगी आप लोगों को। ठीक है। दूसरा है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी यह शिक्षा, सीखने, निर्देश और प्रशिक्षण से निकटता से संबंधित है। मतलब जो टीचिंग होता है इसमें साथ ही साथ आप आपकी खुद की भी लर्निंग होती रहती है, लर्निंग बच्चों की भी होती है, स्टूडेंट्स की भी होती है, और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग से भी संबंधित है। इसके बारे में हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे कि जो एक टीचिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये इससे रिलेटेड है, आपको इतना भी ध्यान में रखना है। इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी एक अनिवार्य रूप से बौद्धिक गतिविधि है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के द्वारा, टीचर के द्वारा भी और स्टूडेंट के द्वारा भी। ठीक है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है। बहुत ज्यादा हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। ठीक है। तो बस आपको इनको एक ओवरव्यू सा इनका ले लेना है और इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। इट इज अ सोशल सर्विस, यानी यह एक सामाजिक सेवा है जो हमारी टीचिंग होती है। इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, यानी इसमें क्या होता है, अध्ययन और प्रशिक्षण की एक लंबी अवधि शामिल होती है। मतलब पहले एक जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक जो डिग्री होती है वो आप लोगों को करनी होती है, उसके बाद एक ट्रेनिंग ली जाती है जिसको हम बीएड कहते हैं, बीएड की ट्रेनिंग करवाई जाती है टीचर्स को, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप लोग टीचिंग के लिए योग्य बनते हो। तो इसमें बहुत एक लेंदी पीरियड होता है, मतलब बहुत लंबा समय होता है इसमें, क्योंकि पूरा आपको पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाना है। ठीक है। तो इसमें काफी समय भी लग जाता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि टीचिंग तो चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती रहती है जो हम लोगों को सीखनी होती है, पहले खुद सीखनी होती है, फिर आगे बच्चों को सिखानी होती है, या आप लोग खुद से भी नई नई स्किल्स को सीखते हो। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और टीचिंग एक प्रोफेशन भी है, यानी एक पेशा भी कह सकते हैं हम टीचिंग को। तो ये सारी चीजें जो थी, ये क्या थी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग, मतलब कि आपको जो टीचिंग के लिए क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएं होनी चाहिए, जो कह सकते हैं कि जो सभी में होनी चाहिए, सारे टीचर्स को आनी चाहिए। पहला है सब्जेक्ट नॉलेज, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू इफेक्टिवली कन्वे कॉन्सेप्ट, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनको प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए विषय वस्तु की एक गहरी समझ होनी चाहिए। अब अगर किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, उसको उसी सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो टीचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे भी समझ लेते हैं, मान लो कि टीचर का स्वभाव ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा खड़ूस टाइप का है, तो उसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अगर उसके पास नॉलेज है। लेकिन अगर सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है तो टीचिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्या पढ़ाएगा जब उसको खुद ही कुछ भी नहीं आता है अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो ये पहली हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर एंड एंगेजिंग कम्युनिकेशन टू कनेक्ट विद लर्नर्स। यानी आपका जो संचार है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। मतलब बिल्कुल आपका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ आए, और एंगेजिंग होना चाहिए यानी आकर्षक होना चाहिए जिससे बच्चों की एंगेजमेंट उसमें बनी रहे। ठीक, ऐसा नहीं है कि बच्चे बोर हो रहे हैं अच्छी तरह से कम्युनिकेशन अगर नहीं हो तो। ठीक है। तीसरी है पेडागोजिकल स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग। यानी शैक्षणिक कौशल भी होना चाहिए, शिक्षण विधियों और रणनीतियों में प्रवीणता सीखने की सुविधा के लिए। मतलब कि आपको शिक्षण विधियों को कौन सी शिक्षण विधि को लगाना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, या आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, किसको आपको प्रैक्टिकल तरीके से करवाना है, किसको आपको थ्योरेटिकल तरीके से करवाना है, ये सारी स्किल्स टीचर्स को आनी चाहिए। ठीक है, जैसे योगा है, मान लो हम योग का उदाहरण लेते हैं, तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज हम बच्चों को देंगे, उसके बाद उनको प्रैक्टिकली करवाएंगे। ठीक है, तो ये टीचर की एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको इतनी समझ हो कि कौन से सब्जेक्ट को लेकर उसको कौन सा टीचिंग मेथड उपयोग में लाना है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है हमारा एम्पैथी एंड पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड्स एंड अडेप्टिंग टू देयर पेस। यानी सहानुभूति और धैर्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षार्थियों की जरूरतों को समझना और उनकी गति के अनुकूल होना, मतलब कि क्या नीड है लर्नर्स के। ऐसा तो नहीं है कि जो हम बेसिक चीजें उनको हमने ये सोच के छोड़ दी कि इन लोगों को बेसिक चीजें तो पता ही होगी, हमने थोड़ा आगे के लेवल से शुरू कर लिया। तो ऐसा नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हम बेशक जितने भी बच्चे हमारी क्लास में है, कुछ को बेसिक चीजें पता होगी, कुछ को नहीं भी पता होंगी, तो हमको बिल्कुल शुरू से शुरू करना है। ठीक है, जो लर्नर्स की नीड है वहां से शुरू करना है, और उनकी गति का भी ध्यान रखना है, उनकी पेस का भी ध्यान रखना है कि वो किस पेस से सीख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम उनको एक दिन में 3-4 क्लासेस का मटेरियल करवा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम एक क्लास को इतना लंबा खींच रहे हैं कि वो 3-4 दिनों तक हमारी चल रही है। ठीक है, मतलब जैसा भी स्टूडेंट का पेस होता है, जितनी उनकी सीखने की क्षमता होती है, हालांकि वो अलग अलग होती है सभी की, बट अगर हमको थोड़ा एक साथ लेके चलना हो सभी को तो एक कॉन्स्टेंसी पेस बना के हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। ठीक है। पांचवा है असेसमेंट स्किल्स, एबिलिटी टू एवेल्युएट लर्नर्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यानी मूल्यांकन कौशल भी होना चाहिए। अब सारी पढ़ाई हो गई, सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा है, स्किल्स बाकी पेडागोजिकल स्किल्स अच्छी है, एम्पैथी है, पेशेंस है, लेकिन इसको असेसमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए। शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता भी एक अध्यापक में होनी चाहिए। कि अब सब कुछ हो गया, सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, लेकिन एक टीचर में ये योग्यता भी होनी चाहिए कि वो अच्छे से असेसमेंट कर पाए बच्चों का। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग। अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे 3 फेजेस होते हैं। पहला है प्री एक्टिव फेज, यानी पूर्व सक्रिय चरण। नाम से ही समझ आ रहा है प्री एक्टिव फेज, कि यानी पहले की चीजें हो रही है, क्लासरूम में जाने से पहले जो होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, ये आपको पॉइंट्स थोड़े दिमाग में रखने हैं कि क्या क्लास से पहले होगा, क्या क्लास में होगा, और क्या क्लास के बाद में होगा। ठीक है। This is the planning stage where teachers prepare for their lessons। यानी ये शुरुआती चरण है, बिल्कुल, जहाँ क्या करता है टीचर अपने जो लेसन है उनको तैयार करते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आती है, सेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी स्पष्ट सीखने के उद्देश्य सेट करना कि आज हम लोगों को क्या क्या करना है। जैसे क्लास से पहले मैं सोच के आई हूँ कि आज मुझे आप लोगों को क्या क्या करवाना है, मुझे कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को कवर करवाने हैं। ठीक है। सेकेंड है डिजाइनिंग लेसन प्लान्स इंक्लूडिंग
टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, शिक्षण विधियों और रणनीतियों सहित पाठ योजनाओं को डिजाइन करना, मतलब अच्छे से एक लेसन प्लान आप डिजाइन करना। इसमें आपके टीचिंग मेथड आ सकते हैं, आप किस मेथड से पढ़ाओगे और क्या स्ट्रेटजी होगी। अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम लोग पीपीटी के माध्यम से ही आप लोगों को करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की ऑफलाइन क्लासेस होती है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तीसरा है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स, उचित शिक्षण एड्स और सामग्री का चयन करना। टीचिंग एड्स और मटेरियल क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है टीचिंग के लिए। इससे क्या होता है, बच्चों को जो चीजें कुछ लंबे लंबे लेक्चर से समझ नहीं आ रही थी वो उनको थोड़े समय में समझ आ जाती है। ठीक है, टीचर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, जैसे अभी मेरी जो क्लास चल रही है इसमें टीचिंग एड क्या है, इसमें एक तो मैंने आप लोगों को एक पीपीटी बना के दी है। ठीक है, दूसरा मैंने मार्कर लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि मैं कहाँ पहुंच रही हूँ, कहाँ आपको पढ़ा रही हूँ। या अगर ऑफलाइन हमारी क्लास होती है तो उसमें क्या हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड हो सकता है, मार्कर हो सकता है, या प्रोजेक्टर हो सकता है, चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकते हैं। ये सारी अलग अलग चीजें जो होती हैं इनको टीचिंग एड्स या टीचिंग हेल्पिंग मटेरियल्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपकी क्लास के हिसाब से क्या जरूरी है उन सब का चुनाव हम लोग क्लास से पहले कर लेते हैं। अगला है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट टू इंश्योर अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी एक संरचित सीखने का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सामग्री का आयोजन। मतलब कि आपका जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, इस प्रकार से आप हम लोगों को कंटेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है जो चीज लास्ट में पढ़ानी थी वो हम पहले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चीजें एक दूसरे से ज्यादातर जुड़ी होती है। तो जो चीज पहले आनी चाहिए उसको वैसे ही ऑर्गेनाइज करना है, पहले वाले को पहले पढ़ाना है, जो जैसे बाद बाद में जो चीजें आएंगी उनको उस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ाना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें आती है वो हमारी आती है प्री एक्टिव फेज में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा इंटरएक्टिव फेज। ठीक है, इंटरएक्टिव चरण, this is the actual teaching phase where interaction between the teacher and students takes place। ठीक है, वास्तविक शिक्षण चरण यही होता है जहां शिक्षक और छात्रों के बीच में बातचीत होती है। जैसे अभी हमारा जो चल रहा है वो एक इंटरएक्टिव फेज है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा सेकंड वाला फेज अभी चल रहा है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, नंबर वन, डिलीवरिंग द लेसन यूजिंग प्लान्ड मेथड्स, यानी नियोजित तरीकों का उपयोग करके पाठ को वितरित करना। ठीक है, मतलब कि आपने जो देखा है, आपने जो मेथड बना लिया था, आपने पहले लेसन प्लान बना लिया था, आपको उस तरीके से ही आपने क्लास में उसको डिलीवर किया है या डिलीवर आप कर रहे हो। ठीक है, एंगेजिंग स्टूडेंट्स थ्रू डिस्कशंस, एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस, यानी चर्चा के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा और प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को उलझाना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं बिल्कुल उनको उसमें बिजी रखना क्लास में। ठीक है, ताकि उनका पूरा अटेंशन उधर ही हो। कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक हमने ले लिया तो हम, अब मान लो आज हम लोगों को डिस्कस ही कुछ करना है तो उस पे हमने कोई किस टॉपिक पे डिस्कशन किया, या कोई एक्टिविटीज आप लोगों को करवाई गई, या एक दिन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा। तो ठीक है, ये अलग अलग चीजें होती है जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं, इंटरएक्टिव फेज में कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग्स एंड एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज एज नीडेड, आवश्यकता अनुसार छात्र समझ और शिक्षण रणनीतियों को समायोजित करना। मतलब जो भी जरूरत आपको दिख रही है उसके हिसाब से, जैसी भी आपको जरूरत पड़ रही है पढ़ाने की, आपको उस तरीके से पढ़ाना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए, जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरएक्टिव फेज जो अभी चल रहा है। प्री एक्टिव में है पहले का, जिसमें लेसन प्लानिंग आती है। इंटरएक्टिव है जो अभी हम लोगों का चल रहा है, जिसमें डिस्कशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, या जो कह सकते हैं मेन जो टीचिंग होती है वो इंटरएक्टिव फेज में होती है। अब इसके बाद क्या होगा, वो आएगा हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है,
इसमें क्या होता है, दिस इज द इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन स्टेज, यानी मूल्यांकन और प्रतिबिंब का चरण है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स थ्रू टेस्ट, असाइनमेंट्स और फीडबैक, यानी बच्चों का आपको कैसे आकलन करोगे, कैसे असेसमेंट करोगे, परीक्षण, असाइनमेंट या प्रतिक्रिया के माध्यम से छात्र सीखने के परिणामों का आकलन करना। कि जैसे हमारी क्लास खत्म होती है तो हम लोग आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेते हैं या लाइव क्लास में टेस्ट लेते हैं, या मान लो आप लोगों को हमने कोई असाइनमेंट दे दी, या हम लोग आप लोगों को फीडबैक देंगे इन सब का कि आपका लर्निंग कैसे हुआ है, ठीक है, ये कितना हुआ है या कितनी उसमें कमी है। तो ये सारी बाद की चीजों में आती है कि पोस्ट एक्टिव फेज में आता है, जितना भी हमारा फीडबैक रहता है या जो भी हम टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, या कोई भी मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है उसका जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है लास्ट में, ये सारी चीजें पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाती है। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्टिंग ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, पाठ की प्रभावशीलता पर प्रतिबिंबित करना और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, यानी कि जहां जहां पे जरूरत लग रही है हम लोगों को सुधार की, दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोगों का एक टेस्ट होगा तो टीचर को भी फीडबैक मिलेगा कि शायद उसके पढ़ाने में थोड़ा बहुत कहीं जो उसको चेंजेस करने रहे होंगे वो आगे के लिए करेगा, स्टूडेंट्स को भी फीडबैक उससे मिलेगा, दोनों को मिलेगा। ठीक है, कि हम लोगों की क्या कमी थी, हम लोगों को और ज्यादा क्या कैसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं पोस्ट एक्टिव फेज में। प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स इफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता हो तो छात्रों को अतिरिक्त सहायता या संसाधन प्रदान करना। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसी जरूरत लग रही है, ठीक है, इस वाली पीपीटी से आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको एक अलग सी पीपीटी बना के दी जाए जिसमें पूरे क्या हो, कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों को हठ योगिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, तो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है लास्ट में, बिल्कुल, तो उसमें हर चीज के बारे में अलग से आपको कराया जाता है कि किसमें क्या क्या चीज है, बिल्कुल शॉर्ट में करवाया जाता है। ठीक है तो ये क्या हो जाता है कि एडिशनल सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने आज पढ़ा, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहली क्लास है तो इतना ही पढ़ेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा। टीचिंग क्या होता है, एक पर्सनल रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिससे की वजह से क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है स्टूडेंट का। एप्टीट्यूड होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है नेचुरल एबिलिटी टू टीच। ठीक, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा कि डायनेमिक प्रोसेस है, और ट्रेडिशनल व्यू के बारे में देखा कि इसमें बस इंस्ट्रक्शंस देनी होती है क्लासरूम में, और मॉडर्न व्यू में क्या है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट करना है, मतलब बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, ये मॉडर्न व्यू पॉइंट है। फिर सिस्टमेटिक अप्रोच है, मतलब इसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन होती है, टीचर होते हैं, लर्नर होते हैं, करिकुलम होता है, एक अच्छी तरह से मतलब सारी चीजें इसमें सेट होती है। ठीक है, एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से देखिए तो एक एक्सपर्ट को अगर आप लोगे तो एक्सपर्ट आप टीचर भी समझ सकते हो या कोई दूसरा व्यक्ति जिससे आप लर्निंग कर रहे हो, तो वो आपको जो करवाएगा वो सारी चीजें आपकी लर्निंग में शामिल हो जाती है, आपकी नॉलेज में ऐड होती रहती है। ठीक है, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें पहला था इम्पार्ट नॉलेज, यानी टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा था डेवलप स्किल्स, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज को डेवलप करना। शेप एटीट्यूड, टू फॉस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, टू प्रमोट एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में था, इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक एनवायरनमेंट क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। Essentially an intellectual activity, it is an art as well as science. It is a social service and it includes lengthy period of study and training. It is a continuous process and it is also a profession. ठीक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या था, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए, एम्पैथी एंड पेशेंस होनी चाहिए टीचर में, असेसमेंट स्किल्स भी टीचर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा जो इम्पोर्टेंट है आज के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव हमारा प्लानिंग स्टेज है, आप प्लानिंग स्टेज से इसको याद रख सकते हो।
ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेट करने होते हैं, आपको लेसन प्लान डिजाइन करना होता है, कौन से आप टीचिंग मटेरियल्स का उपयोग करोगे वो देखना होता है, और अपने कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होता है। ये सारा टीचर्स का काम है। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज, इसमें दोनों होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक प्लेस। ठीक है। डिलीवरिंग द लेसन यूजिंग प्लान्ड मेथड्स, एंगेजिंग स्टूडेंट्स थ्रू डिस्कशंस, एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस, monitoring student understanding and adjusting teaching strategies as needed। ठीक है, यानी जो भी डिस्कशन का काम है, जो भी पढ़ाई का काम है, टीचिंग लर्निंग का काम है, वो इस वाले फेज पे हमारे होता है, इंटरेक्टिव फेज में। ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोस्ट एक्टिव फेज, यानी जो बाद वाला है, इसमें ये होता है हमारा इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन स्टेज। मतलब इसमें इवेल्युएशन की जाती है जितना भी बच्चों ने सीखा होता है। Assessing student learning outcomes through test, assignment, or feedback, reflecting on the effectiveness of the lesson and identifying areas for improvement, providing additional support or resources to students if required। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोग इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक।